इंडिया को देखा, इंडिया के पड़ोसी देश को देखा, देखा ना। और इंडिया के पड़ोसी देश में हम लोग कहां तक देखे, इंडिया का हम लोगों ने ईस्टर्न पार्ट देख लिया, ईस्टर्न पार्ट पूरा देख लिया, कुछ था ही नहीं। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को न छोड़े, बाकी तो उधर पूरा 10 एशियान में ले लिए और 8 सार्क में ले लिए। क्लियर है। तो पूरब की ओर एकदम अंतिम सीमा तक जाके देख लिए हैं। आज पश्चिम की ओर देखते हैं। इधर देखते हैं पश्चिम की ओर। कहां देखते हैं, पश्चिम की ओर। तो यदि हम जाते हैं कहां, भारत के पश्चिम में, तो पश्चिम में जाने पर सबसे पहले जो देश मिलता है वो क्या है, कौन है, पाकिस्तान है। कौन है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की स्थापना कब हुई बताया, ठीक है। पाकिस्तान की स्थापना किस सिद्धांत के आधार पर हुई, भारत से अलग राष्ट्र एक पाकिस्तान बना, क्लियर है ना। तो ये अलग राष्ट्र बना तो ये किस आधार पर बना, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं बाई नेशन थियरी। क्या कहते हैं, बाई नेशन थियरी। बाई नेशन थियरी, इंग्लिश में जहां भी बाई लग जाता है उसका मतलब दो होता है, बाई साइकिल, बाईलेटरल, समझ रहे हैं ना। बाईलेटरल माने दो पक्षीय, बाई साइकिल माने दो चक्का वाला गाड़ी ना, बाईगैमी माने दो विवाह की पद्धति, बाईलेटरल माने दो पक्षीय। क्या कहते हैं, इंडिया कहता है कि कश्मीर इज ए बाईलेटरल इशू, इंडिया क्या कहता है कि कश्मीर इज ए बाईलेटरल इशू। अब पाकिस्तान क्या कहता है कि कश्मीर इज ए मल्टीलेटरल इशू। मल्टीलेटरल माने मल्टी माने हो जाता है बहुत, कहता है ये दुनिया का मसला है, ये पूरे दुनिया का मसला है। अब भारत क्या कहता है कि नहीं हमारा तुम्हारा मसला है, ये दुनिया का मसला नहीं है। तो बाई नेशन माने क्या हो गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं हिंदी में इसको, क्या कहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत को सबसे पहले कौन प्रोड्यूस किया था, बाई नेशन थियरी का प्रोड्यूसर कौन था, कौन, कॉर्नवालिस। ब्रिटिश इतना बेवकूफ था, पीछे से सब करता था कि उस सामने आके कहेगा कि हम इंडिया के विभाजन की बात कर रहे हैं। कभी वो कहा जी, कभी कहा, न बेबिल कहा, न नीलिथगो कहा, न माउंटबेटन कहा, किसी ने कभी खुल के कहा कि हम विभाजन कर रहे हैं या हम जिन्ना के साथ हैं, कभी नहीं। वो इतना होशियार लोग थे भाई ना। तो बाई नेशन थियरी को प्रोड्यूस किया उस व्यक्ति ने जिसका नाम शायद आपको पहली बार आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं करिएगा। जो आदमी कह रहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसी था हमारा, भगत सिंह कह रहे थे, मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल ना, मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल ने बाई नेशन थियरी में पाकिस्तान जो नाम दिया था, पहले हम मैप चुन लेते हैं अपना, यहां मोटी देख लेंगे यहां पे। अब देखो क्या बात किया कि शब्द क्या लिया था उन्होंने, पाकिस्तान, तान से हो गया बलूचिस्तान, और एस से हो गया सिंध, और के से हो गया कश्मीर, और पीए से हो गया पंजाब। यही सब एरिया ने उसका डिमांड था, और यही सब एरिया लिया भी, पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। क्लियर है। और आज भी पाकिस्तान का, यहीं पर पाकिस्तान का आज का भी जियोग्राफी क्लियर हो गया। पाकिस्तान में कितने राज्य हैं आज, हाउ मेनी स्टेट्स, 4 स्टेट है बस। कौन कौन है, एक तो उसका सबसे बड़ा जो स्टेट है वो बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो क्या है, बलूचिस्तान है। दूसरा क्या है, सिंध है, मोस्ट फर्टाइल लैंड, सिंध, 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 SINDH, सिंध। और कश्मीर तो आधा लिए हुए है, देखिए उस पर तो डिस्प्यूट है। और बाकी क्या है, पंजाब। तो 3 तो यहां हो गए। एक को कहते हैं खैबर पख्तूनवा। क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनवा। दिखाता हूं खैबर पख्तूनवा कहां है। तो देखिए यहां हमने आपको बता दिया क्या कि ये इंडिया का बाउंड्री, इंडिया का बाउंड्री, इस बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं, इस बाउंड्री
ये कौन थे सर? ये लाइन हमारा क्या है, बाउंड्री है आज के डेट में, क्लियर है ना। और इसके बाद ये किस तरह इंडिया एडजेसेंट, यही ना हमारा रियल बाउंड्री हमारा क्या था, यहां था, क्लियर है। अब हमने क्या कहा, ये हो जाएगा क्या, अफगानिस्तान। तो ये जो हमारा बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या है, पर्वत है, क्या है, और इसको हमने क्या कौन सा पर्वत नाम दिया था, हिंदू कुश। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे बनाया था, हिंदू कुश। अब बताओ यहां पर क्या है, हिंदू कुश के अंत में क्या है, ये हिंदू कुश का जो नॉर्दर्न बाउंड्री, इसी को कहते हो पामीर का पठार, क्योंकि हिमालय है, ये क्या है, ये हिमालय है ना, कोई शक नहीं, ये क्या है, हिमालय है। तो हिमालय या हिंदू कुश जहां मिल रहा है उसको कहते हैं, कल तो बोला क्लॉट, दो गो पहाड़ जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं, क्लॉट। हिंदी में सीधे कहते हैं गांठ, क्या कहते हैं, गांठ। तो यहाँ एक गांठ है किसका, हिमालय का और हिंदू कुश का। और इस गांठ के फलस्वरूप यहाँ क्या बनेगा, मैदान बनेगा कि पठार बनेगा, पठार बनेगा, क्योंकि वो क्या है 1000 मीटर से तो ऊंचा हो जाएगा, तब उसको क्या कह देंगे, पठार कह देंगे। और ये जो पामीर का पठार है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसको दुनिया का छत भी कहते हैं, क्लियर है ना। तो ये हो गया क्या, पामीर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा था, इसको भी कह दीजिए, ये कौन है सर, ये कौन है, हाँ अच्छा पहले देश बताओ कौन है, म्यांमार है, जिसको अभी कहा कि मिलिट्री रूल है, क्लियर है ना। तो हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बर्मा। बर्मा के बारे में आप ये भी जानेंगे कि 1935 में ये इंडिया से अलग हुआ, ब्रिटिश इंडिया में ही था। बर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, जो आज भारत के पूर्वी सीमा पर है, ध्यान से सुनिएगा सर, न भी बात रहे न तो कुछ बोलिएगा बीच में, क्लियर है ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया है सर, बर्मा, म्यांमार। ये म्यांमार पहले भारत की सीमा यहां तक थी, पहले भारत की सीमा 1935 तक। 1935 में कैसे अलग हुआ बर्मा, 1935 में कैसे अलग हुआ बर्मा, 1935 में कह रहे हैं बर्मा अलग हो गया, और हमारा बाउंड्री कहां हो गया, यहां हो गया। पहले हमारा बाउंड्री कहां था, यहां था, बर्मा के बाद, क्लियर है ना। तो 1935 में कह रहे हैं कि बर्मा अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, यहां सैकड़ों सवाल आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो सवाल में जाइएगा, उलझ जाइएगा। मैं आपको एक ब्रीफ अकाउंट देता हूं, देखिए। अंग्रेजों ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया सिस्टमैटिक ढंग से शुरू किया कब, 1909 में। पहला कानून आया था 1909 में, जिसको हम कहते हैं क्या, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, या इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का भारत सरकार अधिनियम। और इसमें क्या कहा गया था कि कुछ पावर आपको दिए हैं, कुछ पावर इंडियंस को दिए हैं, और हर 10 साल के बाद आपका पावर बढ़ाएंगे, मतलब हर 10 साल के बाद संविधान बदलेगा, समझ रहे ना। तो फिर दूसरा संविधान आपका आ गया 1919 में, आया था ना। अब संविधान के एनल में नहीं जाएंगे। अब तीसरा कब आना चाहिए था, 1919 था। आपको याद होगा कि 1858 में जब रिवोल्ट को शांत कर दिया तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन हुआ था। उसमें ब्रिटेन की रानी कौन थी, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन में दो ही बात है, विक्टोरिया ने घोषणा किया कि भारतीय भूल जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ क्या किया, आज के बाद मैं वादा करती हूं कि रूल ऑफ लॉ, कानून का राज भारत में स्थापित करेंगे ना। और दूसरा वादा क्या था कि 1858 तक, ये भी एक कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन गड़बड़ रहती है, कि कभी भी भारत के पूरे भूभाग पर अंग्रेज कब्जा, अंग्रेजी राज नहीं था। कितना प्रतिशत भूभाग उनके पास था, लगभग 44%, 44% इंडियन टेरिटोरी पर ही ब्रिटिश राज था, समझ रहे ना। बाकी 56% पर कौन थे, देसी राजा थे। और देसी राजाओं की संख्या कितनी थी, 565। देसी राजाओं को दूसरा वादा किया, एक जनता को वादा किया, और एक जहां ब्रिटिश शासन नहीं है, जहां देसी राजा शासन कर रहे हैं, उन राजाओं का एक ऐलान था कि आप लोग शांत हो जाइए, अब हम ब्रिटिश भारत का 1 इंच भी विस्तार नहीं करेंगे। मतलब सारा राजा को आश्वस्त कर दिया कि अब किसी राजा को ब्रिटिश एम्पायर से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब विक्टोरिया ने 2 डिक्लेरेशन किया था, बताइए कौन कौन। एक डिक्लेरेशन किया कि इंडियन पीपल के लिए कि आपको रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड करेंगे। दूसरा क्या कहा
कि अब ब्रिटिश भारत का विस्तार नहीं होगा, मतलब किसी राजा की हम जमीन नहीं छीनेंगे, जितना जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है हम उसी पर शासन करेंगे। अब हम 1 इंच भी अपना विस्तार, मतलब भारतीय राजा भी स्वतंत्र हो गए। अब उनको कोई डर नहीं रहा कि ब्रिटिश एम्पायर हम पर हमला करेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि धीरे धीरे न बढ़ा था सर। 1765 में क्या हुआ, बंगाल पर कब्जा किया। 1799 में किस पे किया, मैसूर कर्नाटक वाला एरिया पर किया। फिर 1818 में कहां किया, मराठो महाराष्ट्र पर किया। फिर 1849 में कहां किया, पंजाब पर किया। और 49 के बाद तो 56 में, समझ रहे ना, 49 के बाद निशाना बनाया सतारा को, नागपुर को, समझ रहे ना, तो वहीं से नाना साहब विद्रोह वगैरह की बात हो गई। तो यही ना इंडिया को लगा कि देखो पहले तो बंगाल को किया, चलिए वहां डिस्प्यूट दबाई कर लिया। फिर क्या किया, मैसूर को हैदर अली टीपू सुल्तान को डिफीट करने साउथ में चला गया। फिर उसके बाद मराठवाड़ों को चैलेंज कर दिया। उसके बाद रंजीत सिंह मर गए तो पंजाब को चैलेंज कर दिया। तो एक संदेश आ रहा है ना इंडियन किंग्स के पास कि ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, एक को डिफीट करता है फिर दूसरे को चैलेंज बना लेता है। तो इसीलिए ना बाकी जितने राजा थे सब एक होके विद्रोह कर दिए। बात समझ में आ रही है? 1857 का भी ग्राउंड समझ में आ रहा है? क्या ग्राउंड समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश जो है वो एक एक करके भारतीय रियासत को क्या कर रहा है, हड़प रहा है। इसी को अपने डलहौजी ने सिद्धांत का रूप दे दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज। ठीक है, वहां नहीं जाना है, बात समझ लीजिए। हमने आपको क्या बताया कि देखिए ये जो हमारा बाउंड्री है, ये जो हमारा बाउंड्री है वो यहां था, लेकिन यहां हो गई कब, 1935 में। अब यहां तक बता दिया था कि देखिए फर्स्ट रूल आपके पास कब आया, 99 में। सेकंड कब आया, 1919 में। और थर्ड कब आना चाहिए था, 1929 में। रूल ऑफ लॉ पे यहां से आ गए थे डाइवर्ट करके। 29 में आना था तो उसने तैयारी शुरू कर दी 27 में, और 27 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन क्यों आया था? अब परिवेश में अपना देखिएगा, सवाल के स्तर पर तो नहीं समझ पाते हैं। 27 में साइमन कमीशन आया ना, साइमन कमीशन इसीलिए आया था तीसरा संविधान बनाने ना। भारतीय पॉलिटिकल नेताओं से बात करेगा ना, आप क्या लेना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं। और साइमन कमीशन में कौन था भाई, इसका मेंबर कौन था, सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब लंदन से आया था, इंडिया में रहने वाला कोई नहीं था। ये जो ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने अपने 8 मंत्रियों को भेजा, 8 कैबिनेट मिनिस्टर था, 8 कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे और बात करके और 19 में जितना हमको मिला है उससे कुछ ज्यादा देने का प्रयास है। वो अपने बात पर कायम है, 10 साल पर दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि साइमन कमीशन को लेकर डिस्प्यूट हो गया। क्या डिस्प्यूट हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जब तक इसमें किसी इंडियन को नहीं रखोगे हम बात ही नहीं करेंगे। साइमन गो बैक का नारा दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आपको अपनी बात रखनी है साइमन के सामने। आप कमेटी का मेंबर, कमेटी के मेंबर जिसको बना दिया है महाराज ने वही रहेंगे, समझ रहे ना। आप अपनी बात रखिए कमेटी के सामने, कांग्रेस का हक नहीं। जब तक उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं होगा, हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस का ही रखो, लेकिन कोई एक इंडियन इंटेलेक्चुअल पर्सन वहां होना चाहिए, क्लियर है ना। तो उसने कहा कि नहीं, हम इंडियन को मेंबर नहीं बना सकते। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ है, फिर बहुत देर हो जाएगा, फिर हमको नया रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। कमेटी को फिर से रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, कमेटी जो है वही रहेगी ना। आपको जो बात कहनी है अपना सब स्टेटमेंट दीजिए। सारे पॉलिटिकल पार्टी से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इनकार कर दिया और साइमन गो बैक का नारा दे दिया। फिर डिस्प्यूट आगे बढ़ता गया। फिर आपको पता है कि 1929 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने और उन्होंने पूर्ण आजादी की मांग कर दिया। फिर 1930 में क्या हो गया, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, और इसका दौर चलता रहा। और यही जो 29 में बनना था वो जाके बना कब, 35 में। आ गई बात समझ में? तो 1935 में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मिलना था कब, 29 में, वही मिला जाके कब, 1935 में। दूसरी बात, 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यही कॉन्स्टिट्यूशन आज के संविधान का 80% है। क्लियर है बिल्कुल? इस संविधान में क्या था, सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन था, कैसे प्रशासन चलेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का नींव रखा गया। यहां जो सिस्टम आज तक आप चल रहा है इंडिया में, उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के भी डिफरेंट फॉर्म है ना वर्ल्ड में, तो जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यहां बेस रखा गया, उसी को ना आप 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर लिए। क्लियर है? तो इस 1935 में जो एक्ट बना, जो संविधान बना,
उसी संविधान में ये प्रावधान किया गया कि बर्मा अब अलग रहेगा, बर्मा अब अलग रहेगा। क्लियर है? चलिए पश्चिम को छोड़िए, अब आइए कहां, पूरब को छोड़िए, पश्चिम में आइए। तो पाकिस्तान में हमने क्या कहा कि देखो ये जो इसका साउदर्न पार्ट है, क्या है, साउदर्न पार्ट है, यही है बलूचिस्तान। ये क्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का बोन ऑफ कंटेंशन। क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। इस एरिया में कौन रहते हैं, बलूची। कौन रहते हैं, बलूची। अब बताइए भारतीय आजादी के दौरान बलूचियों का सबसे बड़ा नेता कौन था? सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। क्यों? देखिए अब ये तो क्या यहाँ की बात कर रहे हैं ना, ये तो पूरा था ना इंडिया, पाकिस्तान अभी नहीं बटा है, आजादी की लड़ाई के दौरान बात कर रहे हैं। तो आजादी की लड़ाई के दौरान ये भी ना था, ये भी ना लड़ रहा था, समझ रहे ना। तो ये क्या कहा कि यहाँ बलूची लोग हैं, यहाँ कौन है, बलूची लोग हैं। कैसे झारखंड में कहते हैं कि मुंडा लोग है, उधर कहते हैं कि कोल है, भील है, तो यहाँ भी एक आदिम जनजाति लोग रहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, बलूची। इसीलिए नाम है बलूचिस्तान। आई पूरा डेजर्ट पार्ट है, कैसा मतलब पहाड़ी डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है और इसमें पहाड़ी जनजाति लोग ही रहते हैं, उनको कहते हैं बलूची। क्या कहते हैं, बलूची। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बार बार नाम आता है, कौन, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, भूलिए मत। ये सब वो विरासत हैं जो फिर से अखंड भारत के सपने को बल देते रहते हैं ना। तो ये थे सीमांत गांधी, इनको कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस के बड़े नेता थे, गांधी जी के मोस्ट ट्रस्टेड थे, कांग्रेस के 3-4 सुप्रीम लीडर में वो एक थे, समझ रहे ना। कांग्रेस के मतलब कहिए कि कुछ समय तक, मतलब 1940 तक ये गांधी जी के सेकंड हैंड थे, गांधी जी के बाद सेकंड थे, समझ रहे ना। क्योंकि कांग्रेस का ही पॉलिसी रहा था कि सुप्रीम फिगर तो लगभग हिंदू ही रहता है, सेकंड कमांड हमको मुसलमान को रखना है, सेकंड कमांड हमको मुसलमान को रखना है। तो गांधी जी के सेकंड कमांड हुआ करते थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हमारा सवाल बहुत सिंपल था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब विभाजन हुआ 47 में, क्या हुआ, विभाजन हुआ, ये व्यक्ति इसी बाउंड्री पर रेड क्लिफ लाइन पर बैठ गया और यहीं बैठ के प्राण त्याग दिया। हमको विभाजन कबूल नहीं, न हम भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, बाउंड्री पर झोपड़ी बनाए, समझ रहे ना। इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, सीमांत गांधी। क्या नाम पड़ गया, ये रेड क्लिफ लाइन पर ही झोपड़ी बना के संत का जीवन फकीर रहिए थे ना। मतलब मुसलमानों में जो अब इस तरह का, हिंदू में जानते हैं ना साधु सन्यासी, तो उस तरह से मुसलमान में जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, फकीर कहते हैं, फकीर कहते हैं। तो वो भी फकीर थे, क्या थे, वो भी गांधी जी की तरह लंगोटियां पहनने वाले थे, समझ रहे ना। आधी धोती पर जिंदगी काटने वाला वो भी था। गांधी जी के कुछ ट्रस्टी जो बिल्कुल गांधी जी के जीवन शैली को भी अपनाए, उसमें कौन थे, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भी क्या थे, पूर्णतः संत हो गए थे। सीमांत गांधी भी क्या थे, पूर्णतः संत थे। चलिए ये तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान का जो सबसे साउदर्न पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं, बलूचिस्तान। अब ये बलूची लोग विरासत हैं किसकी, खान अब्दुल गफ्फार खान की, विरासत को आज भी ढो रहे हैं। और पाकिस्तानी मिलिट्री इनके ऊपर क्या है, बहुत ही ब्रूटल फोर्स अप्लाई कर रही है और ये लगातार अपनी आजादी की मांग उठा रहे हैं कि अब भारत में तो विलय हो नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। तो पाकिस्तान से ही अलग हम अपना राष्ट्र बनाएंगे। तो यहां लगातार एक लड़ाई चल रही है कि हम पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान राष्ट्र बनाएंगे। क्लियर है। और इस बलूचिस्तान राष्ट्र को बनाने की जो यहां मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट को लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री यहां क्या कर रही है, ब्रूटल फोर्स अप्लाई कर रही है। अक्सर पॉलिटिकल फीचर में चर्चा आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान को हमारे कश्मीर में सेना पर बोलने का हक क्या है, जो अपने ही जमीन पर अपने ही नागरिक से युद्ध कर रहा है, एकदम डिक्लेयर युद्ध हो रहा है ना। हजारों सैनिक जाते हैं और बिल्कुल वार होता है बलूचियों के साथ, लेकिन क्या है, मीडिया सेंसर्ड है, मीडिया सेंसर्ड है, इंटरनेशनल मीडिया का एंट्री नहीं है, तो बात उतनी सरगर्मी से नहीं आती है। लेकिन आप बिल्कुल समझ सकते हैं ये कौन सा एरिया है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान क्या है, वहां अलगाववाद की लड़ाई चल रही है, बलूची पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। देखिए अब यहीं पर एक बड़ी बात हुई कि पाकिस्तान को आप बैलेंस कहां से करते हैं, यहीं से बैलेंस करते हैं ना, कि बलूचियों को सपोर्ट देना शुरू कर देता है भारत, समझ रहे ना, बलूचियों को सपोर्ट देना। तो ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक एरिया भी है,
कि वो कश्मीर में ज्यादा डिस्टर्ब करे तो आप भी बलूचियों को हथियार भेजना शुरू कर दो, आप भी बलूचियों को पैसा भेजना शुरू कर दो, आप भी बलूचियों को इंटरनेशनल सपोर्ट देना शुरू कर दो। क्लियर है? तो पाकिस्तान जब जब कश्मीर में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रोल अपनाता है या दुनिया में पाकिस्तान का कश्मीर का ज्यादा राग अलापना शुरू करता है तो भारत क्या है, बलूचियों का मामला उठा देता है या बलूचियों को लॉजिस्टिक डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना शुरू करता है। क्लियर है? चलिए एक स्टेट तो ये हो गया। दूसरा स्टेट क्या है सर, जिसको हमने कहा आपको सिंध। सेकंड पार्ट क्या हो गया? सिंध। क्या हो गया? सिंध। सिंध का मतलब समझ रहे हैं ना? सिंध का मतलब इंडिया में जो गुजरात बच गया वही पाकिस्तान में क्या हुआ? सिंध। क्या कहा? सिंध का मतलब समझ रहे हैं ना? यही सिंधु नदी के किनारे वाला भाग, इसी में आपका उच्चनहुदड़ो है और क्या है, मोहनजोदड़ो है। समझ रहे हैं ना? तो मेन रीजन यही था, यहीं पर सबसे पहले हमारे पूर्वज बसे थे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमने अपने राष्ट्रगान से सिंध शब्द नहीं हटाया। अभी तक राष्ट्रगान में सिंध शब्द है। हालांकि कम जानकारी वाले लोग ज्यादा हैं या वो अक्सर सवाल उठा देते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रगान में सिंध काहे रहेगा, सिंध तो अब हमारा हिस्सा है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन हम सिंध को रखेंगे इसलिए कि भारत इस सपने के साथ जी रहा है कि आज नहीं तो कल हम फिर अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और सिंध हमारी मूल भूमि है, सिंध से ही हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई थी। तो वो राष्ट्रगान में एक प्रेरणा भी है, आने वाली पीढ़ी के लिए चैलेंज भी है कि भाई ये तुम्हारा मूल भूमि है, इसको फिर से तुम लो। क्लियर है? तो ये हो गया दूसरा क्या, सिंध। अब फिर देखिए ये गुजरात था इंडिया में, और ये पंजाब वाला पॉइंट क्या है, पंजाब भी आपके पास कितना है सर, 40%, और 60% कहां है, उधर। तो ये हो गया क्या, पंजाब हो गया। इसी को कहते खैबर पख्तूनख्वा। ये ऊपर में जो बच गया इसको क्या कहते हैं? तो ये 4 स्टेट हुआ पाकिस्तान में। कौन कौन? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर, अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे तो अब भी वर्तमान का मतलब कि जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगा। हमने क्या बताया, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ये वाला हुआ ना। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका क्या हुआ, बात समझ रहे हैं? अब ये इंडिया का दूसरा डिप्लोमेटिक चैनल, ये इंडिया का दूसरा डिप्लोमेटिक चैनल। खैबर पख्तूनख्वा का मतलब क्या, यहां भी पख्तून लोग हैं। पख्तूनख्वा से मतलब क्या, जनजाति का नाम है पख्तून, और ये क्या है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अब थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं कि मान लो कि ये क्या है आपका, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान है, और ये अफगानिस्तान से लगा हुआ ये क्या है, पाकिस्तान है। अब यहां पर कौन है, खैबर पख्तूनख्वा। यहां कौन लोग हैं, पख्तून लोग हैं। कौन है, पख्तून लोग हैं। और यहां वर्चस्व किसका है, पख्तून का। पख्तून को ही हिंदी में हम लोग कहते हो पठान। अब पठानों का ही न संगठन है ये तालिबान। तो पूरे अफगानिस्तान में आज कब्जा किसने कर लिया है, तालिबान कब्जा कर लिया है। अब तालिबान कह रहा है कि ये पख्तून, ये पठान भी पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान है, हमारा बाउंड्री यहां जाएगा। समझ रहे ना? अब इंडिया उसको साथ एक डिप्लोमेटिक अटैचमेंट कर रहा है। आप सुने होंगे अभी बैकडोर से कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तालिबान से बात कर रही है। समझ रहे ना? तो तालिबान से हम बात क्या कर रहे हैं कि तुम इस मुद्दा को उठाओ। पाकिस्तान तो हमारे सरदर्द के रूप में तालिबान पैदा किया। एक बात और समझ लीजिए बहुत ध्यान से, जियोपॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में जिस किसी ने भी आतंक का सहारा लिया वो आतंक अंत में उसी के लिए सरदर्द बना। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो यहां हम तालिबान के परिवेश में भी ये बात देख सकते हैं कि ये जो पख्तून इलाका है ये कहां है, पाकिस्तान में है, और इधर बहुमत किसका है, पख्तून का ही है। किसका है, पख्तून का ही है। अफगानिस्तान को थोड़ा और देखें तो क्या है, यहाँ 14 कबीले हैं। कितने 14 कबीले हैं, पख्तून हैं, कजाक हैं, उज्बेक हैं, किर्गिज हैं, 14 हैं। लेकिन इन 14 में सबसे बड़ा कौन है, अकेले 40% है कौन, पठान। अब बाकी 60% में 13 है। और पठान लोगों का ही ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तालिबान। क्या है, तालिबान। तो तालिबान इधर पावर में आ चुका है, और इधर भी कौन है, तालिबान के भी भाई बंधु हैं, पठान ही है ना। पख्तूनख्वा में कौन है, पठान है। तो इस पठान वाले इलाके को तालिबान ने शुरू से ही कहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ना। सारे पख्तून कहां रहेंगे, अफगानिस्तान में। पख्तूनों का होमलैंड क्या है, अफगानिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान को यहाँ कोई हक नहीं बनता है, और इस बाउंड्री को हम नहीं मानते हैं, और हम अपना बाउंड्री कहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान में कितने स्टेट हो गए सर, बताइए। पाकिस्तान में कितने स्टेट हुए, 4। कौन कौन, बलूचिस्तान सबसे साउदर्न में, बलूचिस्तान। दूसरा कौन हुआ, सिंध। तीसरा कौन हुआ, पंजाब। और चौथा क्या हुआ,
खैबर पख्तूनवा, 2 जगह इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिसी चल रहा है। कहां कहां? खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में, क्योंकि ये दोनों जगह पाकिस्तान के खिलाफ क्या है? सेंटीमेंट है। दोनों जगह सेंटीमेंट है। यहां पठानों का सेंटीमेंट है और यहां बलूचियों का सेंटीमेंट है। बलूची लोग कभी भी, समझ रहे ना, न तो आजादी के समय वो विभाजन के पक्ष में थे, समझ रहे ना, और न ही वे आज पाकिस्तान से रहने के पक्ष में, समझ रहे ना। वो मिलिट्री के बल पर उनको पाकिस्तान दबाए हुए है। क्लियर है? अब देखिए दूसरा फीचर देखते हैं। दूसरा फीचर पाकिस्तान का क्या देखेंगे कि अब देख लेते हैं जियोग्राफी। क्या देख लेते हैं? जियोग्राफी। तो ये तो पहला आप देख लिया कि इसके बाउंड्री पर क्या है सर? हिंदू कुश। क्या है? हिंदू कुश। यहां पर है नमक की पहाड़ी। यहां पर क्या है? नमक की पहाड़ी। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? सुलेमान। यहां पर क्या है? किरथर। बस यही रुक जाइए। सुलेमान, किरथर, सुलेमान, किरथर, और ये क्या है? नमक की पहाड़ी। सुलेमान, किरथर। अब सुलेमान किरथर का इंपॉर्टेंस क्या है? सुलेमान किरथर ही वो इलाका है जहां 7000 साल पहले, कितना कहा? 7000 साल पहले हमारे पूर्वज सबसे पहले भारतीय संस्कृति की नींव रखे थे। कहा था ना कि सिंध में, तो 7000 ईयर बिफोर यहीं पर सबसे पहले क्या करते हैं? कृषि। क्या है? कृषि। भारत के भूभाग में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिलता है? सुलेमान किरथर रेंज से। कहां से मिलता है? सुलेमान किरथर रेंज। ये क्या है? सिंधु नदी के किनारा है। सिंधु नदी के किनारा है। और उधर क्या है? उधर क्या है? हिंदू कुश। समझ रहे ना? तो सिंधु नदी और हिंदू कुश के बीच का जो इलाका है वो काफी फर्टाइल लैंड है। क्या है? काफी फर्टाइल लैंड है। और इसी लैंड में सबसे पहले भारत की नींव रखी गई। पहले सब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ, अस्थायी रूप से बसने की क्रिया हुई, वो कहां हुआ था? सुलेमान किरथर रेंज में। और ये कब हुआ था? 7000 ईस्वी पूर्व में। क्लियर है? अब देखिए, कराची। ये क्या है? कराची। और ये है क्या? गवादर। एक है गवादर। क्लियर है ना? ये क्या है? कराची। और यहां हो जाएगा हमारा मुंबई। ठीक है? तो ये क्या है? कराची, पाकिस्तान का सबसे डेवलप सी पोर्ट, समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट। लेकिन एक गवादर उसने दे दिया किसको? चीन को। और चाइना इस गवादर को डेवलप कर रहा है। और थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ये गवादर है ना, और ये क्या है? कराची है। और गवादर से एक रोड बन रहा है चाइना के मेनलैंड तक। ऊपर भी क्या है? चाइना है। तो गवादर से एक रोड बन रहा है कहां तक? चाइना के सेंट्रल तक। इस रोड का नाम क्या है? ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को। और चाइना वहां से एक 6 लेन रोड डेवलप कर रहा है। इस रोड का ही नाम है सीपीईसी। क्या नाम है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। क्लियर है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। कहां से बना रहा है? गवादर पोर्ट से वह अपने मेनलैंड को जोड़ रहा है। अपने मेनलैंड को। यहां से फिर क्या है? पूरा चाइना जुट गया। समझ रहे? अब इसका भारत पर क्या प्रभाव है, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव है, और चीन पर क्या प्रभाव है? सीपीईसी को लेकर भारत में बहुत टेंशन, भारत में बहुत तनाव है। पार्लियामेंट इसके को लेकर के कई बार ब्रेक हो गया कि भाई सीपीईसी पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में छाती ठोकते हैं कि हम 56 इंच वाले हैं ना, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं। ये मोदी गवर्नमेंट का स्लोगन है ना। तो अपोजिशन पार्टियों ने सीपीईसी पर उनको घेर लिया। सीपीईसी कहां से आया सर? ये इलाका हमारा क्या है? कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर को हम कहते हैं कि हमारा है। और इस पाक अधिकृत कश्मीर से ही रोक गया, हम रोक नहीं पाए। क्लियर है? अब इस पाक अधिकृत कश्मीर से जो रोड गया, इसका नुकसान हमको क्या है कि अब इसका मिलिट्री जब भी लड़ाई होगी कश्मीर में, समझ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान का सप्लाई करना आसान हो गया। देखिए, युद्ध में हार और जीत का सबसे बड़ा फैसला यह होता है कि मान लो कि इसमें यहां लड़ाई चल रही है, इधर से इंडिया है और इधर से पाकिस्तान है। आपको जीतने की सबसे बड़ी संभावना क्या है? जिसका सप्लाई लाइन काट दो, जो सेना है यहां यही रह जाएगा।
जितना गोला बारूद है उतना ही रह जाएगा, जितना खाना है उतना ही रह जाएगा, सप्लाई हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ फ्रंट पर जो सैनिक थे वो कब तक लड़ेंगे? आखिर गोला बारूद खत्म होगा ना भाई। बिना सप्लाई के कोई सैनिक मैदान में टिक सकता है? सप्लाई चाहिए ना। तो सप्लाई लाइन ही हम काट देते थे किसका, या उसके पास ऐसा कोई मतलब कि वेल मेंटेन्ड सप्लाई लाइन नहीं था जिसके जरिए वो कश्मीर के इंटीरियर एरिया में आके लड़ाई करता। अब पाकिस्तान को ये सुविधा मिल गया, समझ रहे ना। अब युद्ध के दौरान उसका क्या है, बहुत मजबूत एक सप्लाई लाइन मिल गया। इस सप्लाई लाइन को डिफेंड करेगा कौन? चाइना। इस सप्लाई लाइन को डिफेंड मतलब कि मान लीजिए कि आप डिस्टर्ब करिएगा तो फिर चाइना इस फ्रंट पर लड़ाई शुरू कर देगा, उसको मौका मिल जाएगा कि ये तो कॉरिडोर हमारा है। तो सीपीईसी से तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है ना। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि सीपीईसी से हमारा नुकसान हुआ। अब उसके बाद आ जाइए ईरान। पाकिस्तान के इधर कौन हो गया? ईरान। ये था बीच में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद कौन हो गया? ईरान। तो मोदी ने कहा कि हम उसका कूटनीतिक जवाब दे रहे हैं। हम उसका क्या दे रहे हैं? कूटनीतिक जवाब दे रहे हैं। और ये है चाबहार, बहुत चर्चा में है, ध्यान में रखिएगा। कौन है? चाबहार। चाबहार पोर्ट किसका है? ईरान का। और ईरान से चाबहार पोर्ट ले लिया इंडिया। किसने ले लिया? इंडिया। और इंडिया कह रहा है कि हम यहां चाबहार के जरिए घुस रहे हैं अफगानिस्तान में, और एक रोड हम बना रहे हैं, जाएंगे। और ये हमारा काउंटर होगा किसका? सीपीईसी का। किसका होगा? सीपीईसी का काउंटर होगा। लेकिन इस काउंटर को करना ठीक है, जरूरी था, लेकिन हमको जरूरी था कि उनको हम यहां ही स्टेब्लिश नहीं होने देते। ये हमसे बहुत बड़ी चूक हो चुकी है, ये बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। किसी भी कीमत पर हमको सीपीईसी को पोक से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से बाहर आने नहीं देना चाहिए था। तो क्लियर है, आप समझ सकते हैं कि आज के दिनों में चाबहार की चर्चा क्यों है। क्योंकि चाबहार ईरान का पोर्ट है, और जब क्या है, गवादर पर कब्जा हो गया किसका? चीन का। तो गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबहार लिया है। किससे? ईरान से। अब देखिए यहां ईरान से भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर है इस्लामिक कंट्री का। ओआईसी वर्ल्ड में बना हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री दबाव बना रहा है किस पर? ईरान पर, कि इससे ये इस पोर्ट से इंडिया जो रोड डेवलप करेगा उससे पाकिस्तान को नुकसान है, उससे पाकिस्तान को नुकसान है। और वो पाकिस्तान को इस्लाम के किला के रूप में देखते हैं। ओआईसी वाले क्या कहते हैं? पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है, तो कह रहे हैं कि इस पर, इस रोडवेज से क्या होगा? इस्लाम, वर्ल्ड का इस्लाम जो है वो, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो ओआईसी का इस पर दबाव है कि आप इंडिया को ये मत दो, या इंडिया का जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है उसको रोको, उसको लिमिट करो ना, जितना अधिकार आपने दिया है उसको। मतलब ईरान के ऊपर दबाव है, ईरान के ऊपर दबाव है, इंडिया के ऊपर भी दबाव है। बताइए, इंडिया के ऊपर का दबाव, ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है कौन? इस्लामिक कंट्री। क्योंकि इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, स्वाभाविक है, रहेगा ही ना। तो हाँ ठीक है, तो वो बात आप समझ रहे हैं कि ईरान पर दबाव है किसका? इस्लामिक कंट्री का। भारत पर किसका दबाव है? भारत पर दबाव है अमेरिका का। ईरान और अमेरिका में रिबेलरी है, ईरान और अमेरिका में रिबेलरी है। मान लीजिए, कहानी कभी सुना देंगे क्यों रिबेलरी है। तो ईरान और अमेरिका में क्या है? एकदम खांटी दुश्मनी है, समझ रहे हैं ना। तो इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है कौन? अमेरिका। ईरान से ज्यादा संबंध बनाओगे तो भाई दिक्कत है, फिर हम मदद नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं सर? क्या समझ रहे हैं? हमने क्या देखा? पाकिस्तान को देखा। किसको देखा? पाकिस्तान को देखा। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत हैं। पाकिस्तान के प्रमुख पहाड़ों को देखा। कौन कौन है? हिंदू कुश है, और कौन है? सुलेमान है, किरथर है, ऊपर में नमक का पहाड़ी है। क्वेश्चन देखिएगा ओरिजिनल, मतलब कि क्वेश्चन बैंक में जाके कितना बार नमक की पहाड़ी पूछा गया है, कितना बार नमक की पहाड़ी पूछा गया है। तो ये क्या है? नमक की पहाड़ी है। ये क्या है? सुलेमान है। और ये क्या है? किरथर है। और इसी रेंज से भारतीय सभ्यता की शुरुआत हुई थी, इसीलिए अभी तक हम सिंध बचा के राष्ट्रगान में रखे हैं। समझ रहे ना कि जब निरुद्ध सिंधु की धारा, कैसे हो प्रणपूर्ण हमारा, जब स्वतंत्र होगी वह धारा, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। 47 में फिर दोबारा कसम खाए कि चलो भाई, जो मिलना था वो मिल गया, जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी प्रण पूरा नहीं हुआ है। जब निरुद्ध सिंधु की धारा,
कैसे हो प्रण पूर्ण हमारा, जब स्वतंत्र होगी वह धारा, तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा। चलिए पाकिस्तान के बाद कौन है सर, आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के बाद कौन है, अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान भी आज बहुत चर्चा में है। तो अफगानिस्तान चर्चा में किसको लेके है, जियो पॉलिटिक्स को लेके है। अफगानिस्तान का वर्ल्ड में इतना महत्व क्यों है, अब देख लीजिए क्यों महत्व है। यहां इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की खुद आर्थिक हालत खराब है, समझ रहे ना। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हम बना दिए मुफ्त में, अपना पैसा से बना दिया, समझ रहे ना। और यहां बहुत बड़े बड़े रेलवे और रोडवेज का प्रोजेक्ट इंडिया चला रहा है। क्यों चला रहा है, हर हाल में इंडिया चाहता है कि इससे हमारा रिलेशन अच्छा रहे। किससे, अफगानिस्तान से। क्योंकि अफगानिस्तान के आम जनता में भारत के प्रति कोई भावना, दुर्भावना नहीं है, कोई दुर्भावना। आम जनता में दुर्भावना किसके खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ ही आम जनता में दुर्भावना है। तो कौटिल्य ने 3000 साल पहले कह दिया था कि आपके दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है। बात समझ में आती है ना, हमारे दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा क्या है, दोस्त है। बात समझ में आती है कि हमारा दुश्मन ये है और इसका दुश्मन ये है, तो हम दोनों मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक इंडिया के पास ये डिप्लोमेटिक बेस क्रिएट होता है कि यदि अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन बहुत बेहतर रहे तो वो पाकिस्तान को काउंटर करने में हमको मदद करेगा। क्योंकि अफगानिस्तान भी हर हाल में चाहता है कि पूरा पख्तून इलाका उसके पास आ जाए। तो उसको यदि हम ये लोभ दें कि ये काम करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सपोर्ट करेगा, या कश्मीर के लेवल पर या पाकिस्तान के साथ जो भी हमारा चल रहा है उसमें वो हमारा साथी हो सकता है। ठीक है। दूसरे देखिए, अमेरिका यहां इन्वॉल्व है, रूस यहां इन्वॉल्व है। तो ये दुनिया की सारी महाशक्ति, इसलिए चीन यहां इन्वॉल्व है, समझ रहे ना। तो अफगानिस्तान को इतना वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस क्या है, न उसके पास जमीन है, न उसके पास पानी है, न उसके पास खनिज है। बात समझिए, अफगानिस्तान का ज्योग्राफी क्या दे रहा हूं कि न उसके पास फर्टाइल लैंड है, न उसके पास पर्याप्त पोटेबल वाटर है, समझ रहे ना, क्लियर है, न वहां खेती होती है, न खनिज है। तो फिर उसका इतना इंपॉर्टेंस है क्यों, उसके इंपॉर्टेंस के पीछे मात्र एक ही कारण है, और वो क्या है, उसका लोकेशन। क्या है, उसका लोकेशन। ये इसका लोकेशन को आप ध्यान में रखिए। ये वो जगह है एशिया में सर जहां से आप रसिया पर भी नजर रख सकते हैं, चाइना पर भी नजर रख सकते हैं, इंडिया पर भी, वेस्ट एशिया पर, सेंट्रल एशिया पर भी और वेस्ट एशिया पर। लैंड लॉक्ड है। क्या है, लैंड लॉक्ड। तो इसका बहुत बड़ा महत्व वर्ल्ड में क्या है कि ये कहा जाता है कि एशिया में वही सुपर पावर होगा जिसका नियंत्रण अफगानिस्तान पर होगा। ये वर्ल्ड के सारे पॉलिटिशियंस मानते हैं, या उसको क्या कहते हैं, जो रणनीतिक युद्ध संबंधी जानकार होते हैं ना, वो सारे लोग मानते हैं कि वर्ल्ड का सुपर पावर वही होगा जिसका अधिकार अफगानिस्तान पर होगा। क्योंकि वर्ल्ड में राज करने के लिए एशिया पर वर्चस्व होना जरूरी है। इसलिए हर लोग चाहता है, जिसको भी मन में आता है कि हम वर्ल्ड पावर बनेंगे ना, वो चाहता है कि हमारा अधिकार कहां रहे, अफगानिस्तान पर रहे। ये सबसे ऊंचा इलाका है, प्योर पहाड़ी इलाका है। क्या है, प्योर पहाड़ी इलाका है। दूसरी बात, वहां कौन है सर, पठान है, वहां कौन है, किर्गिज, वहां कौन है, उज्बेक है, वहां कौन है, कजाक है। ऐसे क्या कहा कि 14 जनजातियां हैं, और ये सारी जनजातियां क्या है, मार्शल रेस। क्या है, मार्शल रेस, जन्म से ही लड़ाका, ऐसा कुछ रेस होता है, समझ रहे ना। ऐसे अपने बीच भी आदमी में आप देख सकते हैं ऐसा कि एगो के लड़ाका का स्वभाव होता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा के बात करेगा, तुरंत मारपीट पर उतर जाएगा। इनका रेस ही वही है, किसका, पठान का, उज्बेक का, कजाक का। इसको कहते हैं मार्शल रेस। क्या कहते हैं, मार्शल रेस। जैसे मंगोल है, जैसे तुर्क है, इतिहास में देखते हैं ना, ये लोग सदा आक्रामक रहा है, ताकत रहे चाहे न रहे, दूसरे को लूटने की प्रवृत्ति सब दिन रही है, समझ रहे ना। तो यदि अफगानिस्तान से आपके रिलेशन बेहतर हैं तो आपकी मिलिट्री भी मजबूत रहेगी। जमीनी लड़ाई लड़ने में ये लोग बड़ा माहिर है, जमीनी लड़ाई लड़ने में बड़ा माहिर है। एक बार यदि आपको वचन दे दिया तो मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। न समझ रहे ना, बात क्लियर है। तो दोनों चीजें दुनिया को लुभाती हैं।
एक तो अफगानी भी लुभाते हैं, समझ रहे हैं ना, उनका जो मार्शल रेस नेचर है, और दूसरा क्या है कि अफगानिस्तान का जो लोकेशन सबसे ऊंचाई पर है और यहां से आप पूरे एशिया पर नजर रख सकते हैं। एशिया के जो मेजर पावर हैं, रसिया, चाइना भी उसको टच कर रहा है, फिर वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, सब पर वहां से नजर रखी जा सकती है। क्लियर है? समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? अभी तक जो बताया, हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, बहुत सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उस सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को लेके यदि आपके दिमाग में कोई कहानी बन जाती है तो ये परमानेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परमानेंट हो जाएगा, और कोई भी आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में उसका 10% हिस्सा ही आता है, समझ रहे हैं ना, और उसी 10% हिस्सा से बाकी 90% को भी आप काउंटर करने का प्रयास करते हैं। तो उस 10% को हम इतना सिस्टमैटिक रूप दे दें कि वो हमारा परमानेंट प्रॉपर्टी, परमानेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में चेंज कर जाए। क्लियर है? याद करिए, कोल्ड वॉर का ब्रीफ अकाउंट दिया था। जो कोल्ड वॉर नहीं जानेगा वो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स कम से कम 2 विषय में तो कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 1945 से 91 तक कोल्ड वॉर चला, और ये डिक्लेयर चला, और ये अभी भी चल रहा है छिपे रूप में, क्योंकि रूस कोलैप्स कर गया है तो रूस अपने आप में भी एक बड़ा पावर है। सोवियत संघ न बिखर गया, अभी ये खुल के अमेरिका को काउंटर नहीं कर रहा है, लेकिन जहां मौका मिलता है वहां थोड़े बाज आता है। बात समझ रहे हैं ना? तो कोल्ड वॉर का तो कोई ब्रीफ अकाउंट दिया हुआ था, मैं फिर उसको एक बार ब्रेन वॉश करूंगा, समझ रहे हैं ना? तो याद करिए, कोल्ड वॉर में क्या है सर? सुपर पावर बनने की होड़ है। किसमें? यूएसए में और रशिया में। दोनों कह रहे हैं कि वर्ल्ड पर हमारा वर्चस्व होगा, और दुनिया 2 भाग में बंट चुकी है। कुछ राष्ट्र सपोर्ट करते हैं किसको? यूएसए को, और कुछ सपोर्ट करते हैं यूएसएसआर को। तो यहां पर थोड़ा ड्रास्टिक लिया किसने? रसिया ने, और कहा कि अफगानिस्तान में उनको आने के पहले हमको एंट्री ले लेना। क्लियर है? इसके पहले इधर आपको दिखा चुका था। क्या दिखा चुका था? जो लोग पहले नहीं थे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एशिया में बेस बनाने का प्रयास अमेरिका ने कहां किया था? कहां किया था? कहां किया था? कुछ इधर कोल्ड वॉर का दिखाए थे ना, कहीं कहीं दिखाया था। श्रीलंका में दिखाया था क्या? हम्बल टोटा श्रीलंका का ही पोर्ट है। देखिए 4 पोर्ट आपको आ गया। कौन कौन आ गया? 5 आ गया। इधर देखा, इंडिया का मोस्ट बिजिएस्ट सी पोर्ट यहाँ कौन है? मुंबई है। और यहां पर भी एक जानिए, गुजरात में कांडला है। आई तो ये 3 पोर्ट देख रहे हैं। फिर आपने क्या देखा? पाकिस्तान में कराची देखा, फिर क्या देखा? गवादर देखा, और फिर क्या देखा? चाबहार देखा। ये सब क्या देख रहे हैं? समुद्री बंदरगाह, सी पोर्ट, जहां से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है। और उसके बाद आपको क्या देखा कि श्रीलंका का जो ये निचला पार्ट था, ये था हम्बल टोटा। क्या था? ये भी एक सी पोर्ट है, और ये किसने लिया था? अमेरिका। अमेरिका ने लिया था, सुनिएगा। तो यहां पर इंडिया दिया था, तमिल लोगों को उसका दिया, समझ रहे हैं ना? और तमिल लोगों ने इतना उत्पात मचाया कि अमेरिका को यहां से भागना पड़ा। तो हमने श्रीलंका में क्या घुसाया था? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। मतलब ऐसे समझेंगे जो नए हैं कि श्रीलंका में 2 जाति के लोग हैं, एगो तमिल, एगो सिंहली। तो सिंहली जो है वो श्रीलंका के मूलवासी हैं, और तमिल जो है वो कभी ना कभी इंडिया से गए हैं। हजारों साल से इंडियन वहां जाते रहे हैं, राम जी के टाइम से ही जा रहे हैं, समझ ना? फिर अंग्रेज लोग भी बहुत सारा उनको ले गया, इंडेंचर्ड लेबर का पॉलिसी था, बताए थे ना गिरमिटिया? ठीक है, कितना याद है हमको पता चल जाता है, समझ ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके साथ ही होता है, मैं रिपीट करूंगा ना, लेकिन जितनी कहानी बताया हूं ना उतना दिमाग में यदि पुट कर दूं तो समझ रहे ना, इस लेवल पर आने वाले सारे सवाल को आप काउंटर कर लेंगे। देखिए क्या कहा कि श्रीलंका में कौन आया था? अमेरिका आया था, और उसने यहां एक पोर्ट किराया पर ले लिया, समझ रहे ना? तो यहां वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इंडिया उसके खिलाफ हो गया, और बैकडोर से हमने वहां क्या कर दिया? लिट्टे आतंकवादी को परिचय दिया। याद रखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि दुनिया में जिस किसी ने भी आतंक का सहारा लिया, वो आतंक फिर अंत में उसी के लिए सिरदर्द बना, और यही लिट्टे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उड़ा दिया। लिट्टे हमने बनाया था, लिट्टे हमने बनाया था, और लिट्टे ने हमारे ही प्रधानमंत्री को उड़ा दिया। कहानी डिटेल में कभी आता रहेगा, समझ रहे ना? दूसरा क्या देखा कि जब श्रीलंका में फेल हो गया अमेरिका, तो अमेरिका कहां आया था? नेपाल में। कहां आया था? नेपाल से उन्होंने एक एरिया ले लिया चीन के बाउंड्री पर। अब चीन का टेंशन बढ़ा, तो चीन ने यहां माओवादी घुसा दिया। माओवादी समझते हैं? माओवादी समझते हैं? बिहार में जिसको नक्सलाइट कहते हो, नक्सलवादी मूवमेंट समझते हैं? माओवादी मतलब क्या हुआ? चीन के सबसे बड़े लीडर थे कौन? माओ जेडांग।
कौन थे? माओ जेडांग। और माओ जेडांग ने ही 1949 में आज के चीन का स्थापना किया। जिस चीन को आज आप देखते हैं साम्यवादी चीन, क्या साम्यवादी चीन, ये साम्यवादी चीन की स्थापना कब हुई? 1949 में। और इसके संस्थापक कौन थे? माओ जेडांग। कौन थे? माओ जेडांग। तो माओ के फॉलोवर चीन पर कब्जा कैसे किए थे? हथियार से। कैसे किए थे? ऐसे समझो कि 1911 के बाद चीन में ब्रिटिश पावर, कोलोनाइजर कमजोर पड़ना शुरू हो गए। चीन पर कब्जा कर रखा था किसने? कुछ पार्ट पर रसिया था, कुछ पार्ट पर अमेरिका था, कुछ पार्ट पर ब्रिटेन था, कुछ पर फ्रांस था, कुछ पर जर्मनी था। इंडिया पर तो एक ही था। यहां तो सब थे, यहां तो सब थे। लेकिन ये कोलोनाइजर कमजोर पड़ रहे हैं और चीन के अंदर इंडिजिनस लोकल लेवल पर दो पावर पैदा हो रहा है। एक पैदा हो रहा है कौन? लोकतांत्रिक। कौन? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक के लीडर हैं सन्यात सेन। कौन है? सन्यात सेन। और एक मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का लीडर कौन है? माओ जेडांग। तो ब्रिटिशर्स को भगाएंगे, जर्मन को भगाएंगे, रशियन को भगाएंगे, चीन को आजाद बनाएंगे। चीन आजादी के बाद क्या बनेगा? डेमोक्रेटिक बनेगा कि कम्युनिस्ट बनेगा? दोनों में लड़ाई चल रही है इधर भी। तो अंततः इस लड़ाई को जीतता है कौन? माओ। और डॉक्टर सन्यात सेन हार जाते हैं और कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना होती है। तो कम्युनिस्ट चाइना का स्थापना माओ ने कैसे किया था? बाय फोर्स। पब्लिक का सपोर्ट किनको था? डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सन्यात सेन। और यदि वोट से तय होता तो चीन क्या बनता? डेमोक्रेटिक बनता। क्या बनता? लेकिन डेमोक्रेटिक फोर्स को बाय गन उसने कुचल दिया। किसने? माओ ने। तो माओवाद का मतलब क्या होता है? कि जो हथियार के बल पर सत्ता प्राप्त करता है, हथियार के बल पर सत्ता प्राप्त करता है। तो इसके पास तो परंपरा थी लड़ने की। किसके पास? चीन के पास। तो चीन ने माओवादियों को कहां घुसा दिया? नेपाल में। और माओवादियों ने इतना उत्पात मचाया कि वहां से भी अमेरिका को भागना पड़ा। तो देख रहे हैं कि अमेरिका भी एशिया में जगह खोज रहा है जहां उसका मिलिट्री स्टेब्लिश हो जाए। क्लियर है ना? उसके बाद आपको दिखाया था पहले कि पहला प्रयास किया था वियतनाम में। पहला प्रयास कहां किया था? कि वियतनाम में जगह मिल जाए। दूसरा प्रयास किया था श्रीलंका में। तीसरा प्रयास किया कहां? नेपाल में। लेकिन कहीं भी अमेरिका सफल नहीं हुआ। वियतनाम में क्या है? हो ची मिन्ह ने काम बिगाड़ दिया। श्रीलंका में लिट्टे ने काम बिगाड़ दिया। नेपाल में माओवादी ने काम बिगाड़ दिया। अमेरिका कहीं स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे मेन पावर कौन है? रसिया। सब जगह से वो समझ रहा है, अमेरिका भी सब जगह से भगा रहा है। कौन? रसिया। लिट्टे में डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया का है, लेकिन हथियार पैसा कहां से आ रहा है? बात वहां क्लियर है। अब सोचिए, यहां आ जाइए। तो ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में क्या कहा कि 1979 में डायरेक्ट मिलिट्री एंट्री कर गया। किसका? रसिया का। अब अमेरिका को भारी चिंता होगा ना कि हमको तो कहीं एशिया में वो शेल्टर मिलने नहीं दिया। लगेगा ना आपको तीखा कि हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं भी एशिया में अमेरिका को मिलिट्री बेस नहीं बनाने दिया। किसने? रसिया ने। भारत तो मोहरा है, नेपाल तो मोहरा है, चीन तो मोहरा है। सारा गेम खेल रहा है कौन? रसिया खेल रहा है। तो रसिया ने उनको कहीं भी एशिया में स्टेब्लिश नहीं होने दिया। और उसके बाद रूस सीधा घुस गया कहां? अफगानिस्तान में। तो आपको पहले से पता है कि अफगानिस्तान क्या है? सबसे ज्यादा वैल्यू वाला जगह है। अब जहां यहां घुस गया रसिया की आर्मी ने, तो अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं था। सीखे? तो अमेरिका का एक बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन था, कूटनीतिज्ञ, जो देश के हित के लिए दुनिया भर में काम करते हैं। डिप्लोमेट कहते हैं। डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। एक बहुत बड़ा अमेरिकन कूटनीतिज्ञ था ब्रेजनेस्की। कौन था? ब्रेजनेस्की। ब्रेजनेस्की पहुंचा कहां? अफगानिस्तान। और उसने अफगानिस्तान में यही कौन? अफगानिस्तान में सबसे बड़ा कबीला कौन है? पख्तून, जिसको आप कहते हो क्या? पठान। क्या कहते हो? पठान। पठानों के जो कबीले के सरदार थे, उन सबका उसने बैठक करवाया, को खूब पैसा दिया और उन सब हथियार दिया और कहा कि अमेरिका के साथ है, आप रूस के खिलाफ लड़िए, रूस को भगाइए। क्लियर है? समझ रहे ना? और लीडर बना कौन? ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन को पैदा किसने किया? अमेरिका ने। ओसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया? ओसामा बिन लादेन का जो फर्स्ट फेज का लड़ाई है उसको कहेंगे मुजाहिदीन। क्या कहेंगे?
मुजाहिदीन मतलब होता है आजादी के लिए लड़ने वाले। तो उस दिन तो उसको मोरल सपोर्ट मिला कि रसिया मेरे देश में घुस गया है, हम उससे लड़ रहे हैं। तो पठान के अलावे उज्बेक कजाक भी उसका साथ दिए। और पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका। हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। और इन मुजाहिदीनों ने रसिया के खिलाफ लड़ना शुरू किया। और 10 साल में रूस कब एंट्री लिया था? 1979 में। 89 में रूस वहां से वापिस हो गया। 89 में रूस वहां से वापिस हो गया। जब रूस वापिस हो गया तो जो हथियार मिल चुका है किसको? पठानों को, मुजाहिदीनों को, उन मुजाहिदीनों ने पूरे अफगानिस्तान पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और अपना आतंक राज स्थापित कर लिया। और यहीं से जन्म हुआ 2 और ऑर्गेनाइजेशन का। एक को कहते हो क्या? तालिबान। क्या कहते हो? मतलब ऐसा कहिए कि मुजाहिदीन भी ये चेंज कर गए किसमें? तालिबान में। मुजाहिदीन ही चेंज कर गए किसमें? तालिबान में। अब ये मुजाहिदीन को पैसा कहां से मिल रहा था? अमेरिका से। हथियार कहां से मिल रहा था? अमेरिका से। अब जब रूस भाग गया तो अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं रहा, समझ रहे ना? तो ये लोग चेंज कर गए किसमें? तालिबान में। और इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका का इनको पूंजी या पैसा दे रहा था मुफ्त में, उसका तो उद्देश्य था कि रूस को भगा के हमको खुद घुसना है। तो अब ये किसके खिलाफ लड़ेंगे? अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका अपना मिलिट्री अब वहां स्टेब्लिश करना चाहता है। तो अब लड़ाई शुरू हो गई किसकी? तालिबान की, अमेरिका की। और लड़ाई आज तक चल रहा है। तो तालिबान को पैदा किसने किया था? लास्ट इंफॉर्मेशन बस 2 मिनट में ले लीजिए। अब यहां देखिए एक गोल्डन ट्रायंगल होता है। हेलो, अटेंटिव रहिए। यहां क्या बात होती है सर? एक गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल में कौन है? अफगानिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है। समझ रहे ना? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का ये वाला पार्ट, आई पूरा अफगानिस्तान। खेती तो होगा नहीं, अफीम करेगा, ओपीएम उगाता है। और ओपीएम यहां भी होता है, ईरान में भी। और ओपीएम यहां भी होता है, पाकिस्तान में भी। और यहीं से दुनिया भर में जितना भी हेरोइन, चरस का व्यापार होता है, स्मगलिंग होता है, सबका बेस यही है। इसी को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। ये तीनों देश खुलेआम अफीम का उत्पादन करते हैं, ओपीएम का उत्पादन करते हैं और फिर बैकडोर से पूरे दुनिया में सप्लाई करते हैं। तो पूरे दुनिया में ड्रग्स का जो मार्केट है उसके पीछे यही ट्रायंगल है। कौन है? यही ट्रायंगल है। और इसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज का मतलब क्या है? कि ये तीनों देश खूब अफीम उपजाते हैं और यहीं से दुनिया भर में ड्रग्स का कारोबार करते हैं। ड्रग्स का जो भी कारोबार है उसका फाउंडेशन यही है। ड्रग का उत्पादन ही नहीं होगा तो स्मगलर क्या करेगा? तो बेस यही है। दुनिया भर में जो भी ड्रग के स्मगलर्स हैं उनको रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? अब मेन अफगानिस्तान से। मेन कहां से? अफगानिस्तान से। लेकिन ईरान भी उसमें शामिल है और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका भी शामिल है। क्योंकि अब तालिबान के पास कोई विकल्प नहीं ना है। उसको अपना खर्च निकलेगा कहां से? वो सरकार चलाएंगे कहां से? तो वो खुलेआम अफीम की खेती कर रहे हैं और ड्रग का सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही।